हेलो एवरीवन। आज हम आपको सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि फ्रेज की प्रेसी कैसे बनाते हैं, फिर आपने देखा कि क्लॉज की प्रेसी कैसे बनाते हैं, और आज हम देखेंगे फाइनली सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि प्रेसी बनाने के लिए कुछ बहुत अलग से ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ है कि शब्दों की समझ आपको होनी चाहिए कि जब आप कोई फ्रेज या कोई क्लॉज या कोई सेंटेंस या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको यही देखना होता है कि कौन से शब्द ज़रूरी हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और कौन से वर्ड्स अनइम्पॉर्टेंट हैं, यानी उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उनके न रहने पर भी जो मूल बात है, जो सेंटेंस की मूल बातें हैं, वे नहीं बिगड़ती हैं। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि सेंटेंस की प्रेसी कैसे बनाते हैं। ये है आपका। अब देखिए, एक सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं, नोट करते हैं। देखिए, नंबर 1, My poor father began a business as a wine merchant with no capital. Capital means पूंजी. And a considerable amount of debts, ऋण, bequeathed him by my grandfather. देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने है कि माय पुअर फादर। अब एक एक बात पे बहुत ध्यान दीजिए, तो देखिए क्या चीज़ें इसमें बेकार की हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसी बात को सपोर्ट करती हैं। यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। माय पुअर फादर बिगेन अ बिजनेस एज अ वाइन मर्चेंट। इसका मतलब हुआ कि मेरे गरीब पिताजी उन्होंने बिजनेस शुरू किया, जो कि किसका था? वाइन मर्चेंट का, यानी शराब का बिजनेस शुरू किया। और पहले पूरा मीनिंग देख लेते हैं, फिर एक एक चीज़ को हम निकाल लेंगे। बिजनेस शुरू किया, उसका शराब का बिजनेस शुरू किया। और कैसे फादर थे? पुअर फादर थे। और फिर देखिए जरा, पुअर को देखिए, यहाँ पे दे रहा है विद नो कैपिटल, यानी कोई पूंजी नहीं। इसका मतलब है कि पुअर और नो कैपिटल दोनों सिनोनिम्स हैं एक तरह से। जो पुअर होगा उसी के पास कैपिटल नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि फादर का ये एडजेक्टिव हो और ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जो फादर के बारे में। ठीक। अब उसके बाद देखिए, एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेथ, जिसके पास पूंजी ही नहीं है तो उसके साथ कुछ और चीजें हैं, लाइबिलिटीज हैं कुछ। अगर हम इतने को देखें, एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेथ, तो मतलब काफी अच्छी मात्रा में ऋण था। और यह ऋण कहां से आया था? bequeathed him, उनको दिया गया था, ये उनको मिला था, bequeath किया गया था बाय माय ग्रैंडफादर, बाबा से। अब जरा यहां देखिए तो कितनी सारी चीजें इसमें
एक दूसरे के लिए ही सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं। और मूल बात, अगर इसमें मूल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के ले आए तो क्या शुरू कर सकते हैं, है ना। अब देखिए पुअर हो गया, तो फिर हो गया बिगेन अ बिजनेस। तो यहां पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मेन पॉइंट है माय फादर बिगेन अ बिजनेस, यही तो बात है ना। अब वो पुअर थे, कैसे थे, ठीक है वो बातें आएंगी। माय फादर बिगेन अ बिजनेस एज अ वाइन मर्चेंट। अब बिजनेस शुरू किया तो किस चीज का किया, ये कोई मुद्दा नहीं है, यानी यह इस प्रेसी का हिस्सा ही नहीं है कि बिजनेस शुरू किया तो किस चीज का बिजनेस था, ये अर्थहीन है। यही चीज आपको हटानी है कि एज अ वाइन मर्चेंट, इसको आप खत्म कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। एज अ वाइन मर्चेंट ये खत्म हो जाएगा। विद नो कैपिटल, है ना। तो उनके पास विद नो कैपिटल का मतलब, अभी आप और देख लीजिए, उनके पास कैपिटल नहीं थी, यानी पूंजी नहीं थी। और ये पूंजी क्यों नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज क्या दी गई थी, एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेट्स bequeathed हिम बाय माय ग्रैंडफादर, यानी ये लाइबिलिटीज दी गई थी इनको। क्या दी गई थी, लाइबिलिटीज। ये दायित्व थे इनके ऊपर, और ये दायित्व कहां से आ रहे थे, इनके पास यहां से आ रहे थे। तो लाइबिलिटीज थी, तो इसकी वजह से इनके पास क्या था, इनके पास पूंजी नहीं थी। लाइबिलिटीज थी, पूंजी नहीं थी। तो अब क्या हो गया, यानी पूंजी के नाम पे इनके पास कुछ नहीं था, पूंजी के नाम पे इनके पास सिर्फ क्या था, कुछ लाइबिलिटीज थी। ये लाइबिलिटीज ही पूंजी के नाम पे, पूंजी तो जीरो थी लेकिन लाइबिलिटीज थी, उसके बावजूद उन्होंने शराब का बिजनेस शुरू किया। ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात। अब यहां पे आपको अगर निकाल के लाना हो सामने इस सेंटेंस को, तो यही कहेंगे ना कि मेन बात शुरू करिए कि माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस। मैं बनाता हूं, देखिए देखिए यहां पे नीचे बनाता हूं, माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस। डज नॉट मैटर क्या बिजनेस था वो, माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस, है ना। माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस, और उनके पास क्या था, ये देखिए यहां पे डेट्स थे, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेट्स, मतलब हेवी लाइबिलिटीज। बिजनेस विद हेवी लाइबिलिटीज। और ये जो है, और लाइबिलिटीज में क्या उनके पास नहीं था, पूंजी नहीं थी। तो लाइबिलिटीज विद एज हिज ओनली कैपिटल, लाइबिलिटीज एज हिज ओनली कैपिटल। देखिए जरा यहां पे ये सेंटेंस इतना बड़ा टूट करके कैसे बना, आप इसको एक बार फिर से समझिए कि फादर पुअर थे, बिजनेस उन्होंने शुरू किया, किस चीज का शुरू किया, मर्चेंट का। अब विद नो कैपिटल का मतलब हो गया कि वहां पे कैपिटल नाम की कोई चीज नहीं थी। पुअर थे तो कैपिटल नहीं थी, लेकिन क्या था उनके पास एक भारी सा बोझ था, कर्ज का। वो कर्ज का बोझ था, उनके बाबा ने दिया था। तो आप इसको अगर निकाल के देखिए, ये सेंटेंस अगर बन रहा है कि माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस, यहां तक समझ में आ गया ना, माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस। अब बाकी चीजें ये जो हैं सब एक दूसरे के लिए ही हैं, ढेर सारे शब्दों का मकड़जाल, उनको एक शब्दों में समेटिए, माय फादर स्टार्टेड अ बिजनेस। और कैसे स्टार्ट किया, विद लाइबिलिटीज, हेवी लाइबिलिटीज। उनके पास लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा थी, और यही उनकी पूंजी थी, यही लाइबिलिटीज ही उनकी पूंजी थी, यानी पैसा नहीं था बल्कि लाइबिलिटी से ही उन्होंने शुरू किया। तो आपने देखा यहां पर ये सेंटेंस आपका बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है। आइए एक और सेंटेंस देखा जाए जिसकी प्रेसी आप बना सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, थोड़ा मैं जल्दी लगता है मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से बैक करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गई है बात आपको। अगली बार मैं आपको मौका दूंगा कि आप इसको फिर से थोड़ी देर लिख नोट कर सकें।
दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। नंबर 2, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी lived the life of an ascetic. महात्मा गांधी lived the life of an ascetic, abstaining इस सेंटेंस है, इसका हम लोग बनाएंगे abstaining from all luxuries and comforts. Abstaining from all luxuries and comforts. Abstaining from all luxuries and comforts, eating the simplest food. Eating the simplest foods on earth, caring not at all for fashions and fashionable dresses. ये देखें, एक सेंटेंस और आया है। महात्मा गांधी lived the life of an ascetic and Mahatma Gandhi lived the life of an ascetic, abstaining from all luxuries and comforts, eating the simplest foods. यहाँ फूड का प्लूरल नहीं बनता है, मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ फूड इसलिए कर दिया गया है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, इसलिए उसको डाल दिया गया है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बना दिया गया है, कंसीडर किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। वैसे फूड का फूड्स नहीं होता, वाटर का वाटर्स नहीं होता है ना, टी का टीज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इसीलिए कि किसी भी तरह का, मतलब अभी आप सेंटेंस देखें समझ जाएंगे। तो महात्मा गांधी lived the life of an ascetic, abstaining from all luxuries and comforts, eating the simplest food on earth and caring not at all for fashionable dresses. क्या कर रहे थे गांधी जी यहाँ पे? गांधी जी, महात्मा गांधी lived the life of an ascetic. ascetic माने साधु, मतलब जो साधु का मतलब समझ रहे हैं ना, साधु का मतलब है कि कुछ भी 2-3 दिन में कुछ खा लिया थोड़ा सा, मतलब द वन हु इज नॉट लिविंग फॉर हिज बॉडी। एक ऐसा पर्सन जो बॉडी के लिए न जी रहा हो, उसको कहते हैं लीडिंग एन एसेटिक लाइफ, है ना। तो वो जो एसेटिक लाइफ जीता है, वो साधु संत महात्माओं की जिंदगी जीता है, उसी को कहते हैं लिव एन एसेटिक लाइफ। तो गांधी जी ऐसी जिंदगी जीते थे। एब्सटेन माने होता है किसी चीज से दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन माने होता है एब्सटेन माने होता है रिफ्रेन फ्रॉम, मतलब दूर रहना। किससे दूर रहते थे? फ्रॉम ऑल लग्जरीज, लग्जरियस लाइफ नहीं होती थी, उनके पास कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी, कंफर्ट्स नहीं थे, आराम, ऐशो आराम कुछ नहीं था उनके पास। ईटिंग द सिंपलेस्ट फूड्स, जो कुछ भी मिल जाता था रूखा सूखा वो खा लेते थे। ऑन अर्थ, ऑन अर्थ मतलब कहीं भी जाते, कुछ भी, कुछ मतलब सिंपल, जो सबसे सस्ता सरल सबसे इजी वे में कोई खाना मिल जाए वो खा लेते थे। एंड केयरिंग नॉट एट ऑल फॉर फैशनेबल ड्रेसेस, वो सूट नहीं पहनते थे, वो कोट नहीं पहनते थे, वो फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनते थे, वो आजकल की मॉडर्न लाइफ नहीं जीते थे, उस समय की भी मॉडर्न लाइफ नहीं जीते थे। वो बिल्कुल
हाफ लॉइन क्लॉथ जानते हैं ना, मतलब आधी धोती जिसको कहते हैं, पूरी धोती भी नहीं पहनते थे, लॉइन LOIN, लॉइन क्लॉथ पहनते थे, और उसी में वो पूरा ऊपर वो भी नहीं पहनते थे, वो चल देते थे, बस बिल्कुल स्केलेटन थे, वो स्केलेटन का स्वरूप थे, बिल्कुल कंकाल तंत्र ही थे वो पूरी तरह से। तो ऐसे गांधी जी, क्या अब इसमें क्या क्या हटाएंगे, गांधी जी कैसी जिंदगी जीते थे, क्या क्या चीजें करते थे। गांधी जी एक जीवन जीते थे एसेटिक लाइफ की, गांधी जी एसेटिक लाइफ जीते थे और शन करते थे। शन SHUN का मतलब होता है दूर रहना, अवॉइड करना, शन। क्या चीज शन करते थे, लग्जरी और कंफर्ट, है ना, फैशन को, लग्जरी कंफर्ट, उसी में लग्जरी और कंफर्ट में सब एक ही चीज है, लग्जरी और फैशन से दूर रहते थे। तो आपका सेंटेंस बन गया। आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। गांधी, अब इसमें महात्मा को भी हटा सकते हैं आप। पिछले में आपने पढ़ा था कि जब एडजेक्टिव्स होते हैं तो एडजेक्टिव्स को आप हटा देते हैं, तो आप सिंपली लिख सकते हैं, एक वर्ड हट जाएगा, गांधी। गांधी लिव्ड, गांधी लिव्ड लाइक एन ascetic, शनिंग, शन माने होता है दूर रहना, अवॉइड करना, शनिंग ऑल दी लग्जरीज एंड फैशनेबल, या फैशन से सीधे फैशनेबल ड्रेसेस हो जाए, फैशन कर दीजिए, ऑल दी लग्जरीज एंड फैशंस, बन गया। ये देखिए इतना बड़ा आपका बन गया। गांधी लिव्ड लाइक एन ascetic, गांधी बिल्कुल कैसे रहते थे, बिल्कुल संत की तरह रहते थे। और दूर किससे रहते थे, शन क्या करते थे, शन माने अवॉइड क्या करते थे, दूर क्या किस चीज से रहते थे, ऑल दी लग्जरीज, जितनी लग्जरीज थी। अब उस लग्जरीज में खाना पीना रहना ड्रेस सब कुछ उसमें शामिल था, इसलिए उसको नहीं यहां दिया गया। लग्जरी में बहुत सारी बातें शामिल है, जैसे इसके पहले वाली लाइन में आपने देखा था, लग्जरीज और ड्रेसेस भी उसमें शामिल हो गए, तो फैशंस। तो इन सब से गांधी जी दूर रहते थे, इसलिए एक संत की जिंदगी जीते थे, रूखा सूखा खाते थे, और थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा पहनते थे। यही गांधी जी की जिंदगी थी, यही आपको नोट करना था। तो आपने ये देखा, एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। As I was lying in bed, number 3, as I was lying in bed this morning, as I was lying in this bed this morning, enjoying one of one of those half dreams, enjoying one of those half dreams, half reveries, half reveries, which are so pleasant in the country, which are so
pleasant in the country, which are so pleasant in the country when the birds are singing about the window, when the birds are singing about the window, singing about the window, and the sunbeams peeping through, and the sunbeams peeping through the curtains, peeping through the curtains. I was roused by the sound of music. I was roused by the sound of the म्यूजिक। ये थोड़ा सा लिटरेरी है, लिटरेरी पीस है ये लाइन सेंटेंस। अब इसमें देखना ये है कि क्या हो रहा है। देखिए ये वो जो ऊपर आपने किया वो थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस टाइप का था। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था, जब क्लॉज आपको बता रहे थे कि सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का मतलब सिंपल सेंटेंस। लेकिन जब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब से अधिक हो, यानी व्हेन वन मोर देन वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होता है कि जब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हम प्रेसी बना रहे होते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जो मूल सेंटेंस है वो कौन सा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है, मेन क्लॉज कौन सी है। उस मेन क्लॉज की बात को हमें याद रखना पड़ता है। बाकी जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, जो है दूसरी वाली क्लॉजेज हैं जो सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, उनमें से मेन पॉइंट निकाला जाता है, बाकी सब हटा दिया जाता है। तो यही आपको ध्यान रखना है। इस पे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका मेन क्लॉज क्या है। पहले वाला से जो इसके ऊपर आपने किया वो सिंपल सेंटेंस थे, ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि शुरुआत एस से हो रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमें ये देखना है कि इसकी मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज पता चल जाएगा तो बाकी जो चीजें हैं वो हमारे काम की निकल आएंगी। आइए देखते हैं। एज, पहले अर्थ समझ लीजिए। एज आई वॉज लाइंग इन बेड दिस मॉर्निंग, आज सुबह सुबह का समय था। ये कोई बंदा जो राइटर है, जो पोएट है, जो कवि है या जो भी है, साहित्यकार है, वो कह रहा है कि मैं सुबह लेटा हुआ था, मतलब रात में लेटा हुआ था। सुबह जब मैं थोड़ा सा बेड में पड़ा हुआ था, उनींदा टाइप का, उनींदा का मतलब रेवरी का मतलब होता है कि मीठी मीठी यादें, खुमारी टाइप की जो होती है। उठने का मन नहीं हो रहा है, बस ऐसे आंखें, अधखुली आंखें, कुछ देख सा रहे हैं, दिवा स्वप्न टाइप का देख रहे हैं और कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है, कुछ सोच रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है सुबह सुबह, जो उठ जाते हैं जल्दी उठ के और थोड़ी देर बेड में पड़े रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, उसको कहते हैं रेवरी। तो ये क्या कर रहा है? एज आई वॉज लाइंग इन बेड दिस मॉर्निंग, सुबह सुबह अपने बेड में पड़ा हुआ था। एंजॉइंग वन ऑफ हाफ ड्रीम्स, इसके कुछ सपने आ रहे थे, इसको कुछ बातें रही होंगी, दिमाग में चल रही होंगी रात भर की, वो सपने इसको याद आ रहे थे। कुछ हाफ रेवरीज थी, कुछ खुमारी टाइप की थी, कुछ उनींदापन सा था, कुछ मतलब अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे दिमाग में, रेवरीज आ रही थी, वो हो रहा था उसके साथ। विच आर सो प्लेजेंट, और वो इतने मस्ती भरे थे, इतने आनंद वाले थे कि इन द कंट्री, कंट्री माने गांव, यहाँ देश से मतलब नहीं है, वो गांव में कहीं लेटा हुआ था, दुआरे उआरे लेटा रहा होगा कहीं पे पेड़ के नीचे आसपास, या कमरे में लेटा हुआ था। तो अपने कमरे में ही वो लेटा हुआ था, बाहर वाले कमरे में। तो उसकी स्थिति बता रहा है, बाहर पेड़ थे, चिड़ियाँ थी, सामने सूरज था, पेड़ की झुरमुटों से सूरज की किरणें उसके कमरे में आ रही थी। वो बस सोने का मन कर रहा, मतलब उठने का मन नहीं कर रहा था, वो बस देखे जा, मतलब सोच रहा था कुछ। प्लेजेंट इन द कंट्री व्हेन द बर्ड्स आर सिंगिंग अबाउट द विंडो, जहां खिड़की थी उसकी, उसी खिड़की के आसपास तमाम सारी चिड़ियां
चहचहा रही थी, वो उसको, उसका जो आवाज़ थी वो बड़ी खूबसूरत उसको लग रही थी, उसको प्लेजेंट सूदिंग टू द ईयर्स लग रही थी। सन बीम्स पीपिंग थ्रू, पीप माने झांकना, जो सन की किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो उसकी खिड़की से अंदर की ओर झांक रही थी। पीप थ्रू माने होता है कि अंदर की ओर झांकना, तो मतलब सूरज की किरणें उसके खिड़की के थ्रू होकर के उसके कमरे में पड़ रही थी, उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे पड़ रही थी। थ्रू द कर्टेन्स, और कर्टेन पड़ा हुआ था, लेकिन कर्टेन के बावजूद वो उससे कुछ, अगर उसमें पार्ट रहा होगा, कर्टेन में दो रहता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा खुला रहा होगा, तो उससे किरणें अंदर आ रही थी। पीपिंग थ्रू द कर्टेन्स, आई वॉज राउज्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक, और मैं ये जब पूरा सुना संगीत, चिड़ियों की चहक और ये सूरज की किरणों का अंदर आना, तो इतने से तब जा करके मेरी नींद टूटी और मैं उठ गया। तो यहां पे जो मूल सेंटेंस है वो क्या है, यहां पे ये देखिए मूल सेंटेंस है, यही है आपका मेन सेंटेंस, आई वॉज राउज्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये है मेन सेंटेंस। इसको आप नहीं हटाएंगे, इसको आप ले लेंगे पूरा का पूरा, और इसके बाद आप इसी को काट छांट के बराबर कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें आपको यही ध्यान देना पड़ता है कि मेन क्लॉज कौन सी है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है। तो यहां प्रिंसिपल क्लॉज है, आई वॉज राउज्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो संगीत है ना, संगीत की धुन सुन करके, अब संगीत वहां ये नहीं बज रहा था, लेकिन चिड़ियों की चहक और जो भी चीजें हैं, भंवरों का इसमें नहीं लिखा है, लेकिन संगीत तो जब आप गांव में हैं तो आपको तमाम चीज़ों में संगीत आने लगता है। चिड़ियाँ चहक रही हैं, भंवरे निकल रहे हैं, कुछ मधुमक्खियाँ भी गुनगुना रही हैं, भिनभिना रही हैं, तो इन सब चीज़ों से एक संगीत टाइप का माहौल, हवा अगर लहरा रही तो उससे पेड़ों की झुरमुटों से कुछ आवाज़ें, तो ये एक म्यूज़िक क्रिएट करता है। तो आई वॉज राउज्ड बाय द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये आपका मूल सेंटेंस हो जाएगा। आई वॉज अवेकेंड, तो यार राउज्ड मतलब उठ जाना, आई वॉज अवेकेंड। आप यहां लिख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कि I was awakened by the sound of music। ये मेन सेंटेंस है आपका, I was awakened by the sound of music। और कब ये हुआ, as I lay माने पड़ा हुआ था, as I lay enjoying the reveries। अच्छा, एक बात आपको बताऊं यहां पे कि ये जो लिखा है ना, ये हाफ ड्रीम्स और हाफ रेवरीज, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक मिनट सॉरी, ये दोनों क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। कौन कौन, ये हाफ ड्रीम्स और हाफ रेवरीज, ये सिनोनिम्स हैं, इसलिए इनमें से किसी एक का ही प्रयोग करना। हाफ ड्रीम मतलब आंखें खुली हैं और कुछ सपने आप देख रहे हैं, उन्हीं को रेवरी भी कहते हैं। तो आई वॉज अवेकेंड बाय द साउंड ऑफ म्यूजिक एज आई ले एंजॉइंग द रेवरीज। और टाइम भी बता दीजिए, दिस मॉर्निंग, जो इसमें टाइम लिखा हुआ है ना, दिस मॉर्निंग, इसको आप लगा दीजिए। और द रेवरीज दिस मॉर्निंग व्हेन द birds sang and sunbeams peeped। बन गया प्रेसी आपका, योर प्रेसी इज रेडी। ये एज आई वॉज लाइंग इन बेड। अच्छा देखिए, कई बार कहते हैं ना कि लोग लिखने में ग्रामर का रूल गलत करते हैं। यहाँ देखिए बेड, हमने आपको हमारे इसी में नीचे जाइए
तो आर्टिकल के रूल में बात आई है कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं, उनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे बेड है, प्रिजन है, चर्च है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इन शब्दों के पहले अगर इनका बेसिक प्रयोग हो रहा है, इनका मतलब इनका प्राइमरी पर्पस के लिए इनका यूज़ हो रहा है, तो वहाँ दा का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे सोने के लिए उसने यूज़ किया था, इसलिए दा नहीं लगा है। यहाँ देख लीजिए, अगर द बेड होता है जिसमें मतलब बीमार पड़ा हुआ है, वो बिस्तर में है, चोट लगी है, अस्पताल में है, कहीं है और कई दिन तक, कई रात तक पड़ा रहेगा बेड में, तो वहाँ दा लगता है। लेकिन इन बेड का मतलब होता है कि रात भी सोया, सवेरे उठ गया, तो यहाँ देखिए नहीं लगा है। तो as I was lying in bed this morning, enjoying one of those half dreams, half reveries, which are so pleasant in the country, when the birds are singing about the window and the sunbeams peeping through the curtains. अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हटाया गया। मूल सेंटेंस, मूल का मूल रह गया कि I was roused माने awakened by the sound of music. मैं उठ गया, संगीत को सुन करके उठ गया। क्यों उठा, कैसे उठा, क्या कर रहा था मैं? एज आई ले एंजॉइंग द रेवरीज, क्योंकि मैं पड़ा हुआ था, खुमारी को एंजॉय कर रहा था, रेवरीज को एंजॉय कर रहा था आज की सुबह में। और उठा कब? व्हेन द बर्ड्स सैंग एंड सनबीम्स पीप्ड, जब चिड़ियों की आवाज़ आई, चिड़ियों की चहचहाहट आई, मेरे कानों से टकराई, और जब सनबीम्स यानी सूरज की किरणें मेरे कमरे में आई, तो मैं उठ गया, वरना मैं खुमारी में पड़ा हुआ था। ये इस पूरे सेंटेंस का मतलब है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप इसको थोड़ा सा, जो मैं बोल रहा हूं, इसको आप अगर बार बार देखेंगे, जो जैसे मैंने समझाया है, इन चीज़ों को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत मैं फिर से बार बार कहूँगा कि इस तरह की प्रेसी आप कहीं यूट्यूबिंग हिस्ट्री में नहीं पाएंगे, आपको नहीं मिलेगा इस तरह से। किसी बंदे ने, अब हो सकता है इसको पढ़ करके, इस वीडियो को देख करके आगे लोग उसको करें, ज़रूर करेंगे, ये वीडियो देखेंगे और आप देखेगा कि इस तरह की प्रेसी, लेकिन आज की अगर आप डेट में देखें तो प्रेसी को इस तरीके से किसी ने समझाया नहीं है। तो ये बड़ा सरलतम तरीका, मैंने आपको फ्रेज से शुरू किया, फिर क्लॉज से शुरू किया, और फिर उसके बाद आप सेंटेंस पे आ रहे हैं, फिर फाइनली पैराग्राफ। इन्हीं सबको मिला दीजिए, पैराग्राफ हो गया। जितनी बातें हमने बताई वो पैराग्राफ पे लागू होंगी, यही चीज़ आपको करना है। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी टॉक्स विद रवि। मेरा मन हुआ कि मैं अभी परिचय अपना दूं बीच में कहीं आकर के। हाय, दिस इज़ रवि शुक्ला एंड यू आर वाचिंग ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी टॉक्स विद रवि। तो मेरा मन था कि मैं परिचय दूं, शुरू में देना चाहिए था, अभी मेरे मन में आया कि मैं दे दूं। और परिचय इसलिए दे दिया कि आप बीच में कभी कभी ढूंढना चाहते हैं कि कौन बंदा है ये बोल रहा है, तो मेरा नाम ही पूरे वीडियो में नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने अपना नाम बता दिया। चैनल आप देख ही रहे हैं। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4, मैकाले, मैकालेज real instrument was the trumpet। ट्रम्पेट एक आप लोग देखते होंगे बैंड में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है ना, वो बजाते हैं जो, तो वो ट्रम्पेट होता है। एक चीज देखें यहाँ पे, यहाँ भी लग गया द ट्रम्पेट, फिर यहाँ पे वो आर्टिकल का रूल लागू हो गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ दा का यूज होता है। यहाँ देख लीजिए दा का यूज हुआ है, द ट्रम्पेट। Macaulay's real instrument was the trumpet। His only good color was purple। His only good color was
purple. But he had great instinct for knowing how to show the one and how to and how much to put on the other. A single blast or fanfare a delicate pattern or a magnificent delicate pattern or a magnificent sweep. ये देखिए जरा, एक व्यक्ति का कैरेक्टर है ये, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने सुना है. लॉर्ड मैकॉले's रियल इंस्ट्रूमेंट वाज द ट्रम्पेट. लॉर्ड मैकॉले मतलब इसमें लॉर्ड नहीं लिखा हुआ है. मैकॉले's रियल इंस्ट्रूमेंट वाज द ट्रम्पेट. हिज ओनली गुड कलर वाज पर्पल. यहां देखिए उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया कि वो किस तरह का व्यक्ति था. ट्रम्पेट पसंद करता था, पर्पल कलर उसका फेवरेट था. बट ही हैड ग्रेट इंस्टिंक्ट फॉर नोइंग. ये सब चीजें थी. एक पहलू तो उसका ये था, एक तो ये पहलू था कि वो संगीत को पसंद करता था, प्रकृति को भी पसंद करता था. लेकिन उसके अंदर एक खास खूबी थी कि बट ही हैड ग्रेट इंस्टिंक्ट फॉर नोइंग हाउ टू शो द वन. लेकिन उसको यह जानने का बड़ा उसके अंदर इंस्टिंक्ट थी, प्रवृत्ति थी उसके अंदर. हाउ टू शो द वन, कि दूसरों को कैसे दिखाए. एंड हाउ मच टू पुट ऑन द अदर, और दूसरे में पुट ऑन कैसे करे. ये दो उसके अंदर खूबियां थी. अ सिंगल ब्लास्ट और फैनफेयर, ये दूसरी खूबी उसके अंदर आ रही है कि अ सिंगल, एक ही बार में ब्लास्ट करना है या फैनफेयर करना है, और या फिर डेलिकेट पैटर्न और मैग्निफिसेंट स्वीप, या आराम से उसको किसी को डेलिकेटली जो है मतलब डेलिकेटली उसको स्वीप करना है, मतलब डेलिकेट पैटर्न पर लेके जाना है, या कंप्लीट स्वीप करना है. ये जो है उसकी खूबी थी. तो ये उसकी पर्सनालिटी थी कि वो संगीत भी जानता था, कलर भी जानता था, लेकिन ये भी जानता, इसको मतलब उसमें ये भी था कि आदमी को अपना रूप कैसे दिखाना है. मतलब वो एक तरह से एलोक्वेंट भी था, जेनरस भी था, और रेस्ट्रिक्शन भी उसके अंदर थे. मतलब वो जनरस का मतलब काफी नरम दिल भी था, और रेस्ट्रेन्ड भी, अपने आप में नियंत्रित भी रहता था, और एलोक्वेंट भी था. एलोक्वेंट का मतलब है कि वो जितना चाहता उतना बोल लेता था. मतलब उसको ये पता था कि कैसे किसको डील किया जाए. ये उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूरी बात बता रहे हैं. अब आइए देखते हैं इसको कैसे बनेगा. तो फिर वही बात है कि मैकॉलेज स्टाइल वाज, यहां पे प्रेसी आप लिखना शुरू करेंगे. मैकॉलेज स्टाइल,
My college style was both eloquent and generous. But वो eloquent भी था, generous भी था, but judiciously restrained. ये उसकी खूबी थी. My college style was both eloquent and generous. वो लाउड भी था, eloquent माने लाउड भी था, और generous भी था, मतलब कम भी था, और उसको पता था जुडिशियली रिस्ट्रेन. लेकिन यह है कि अगर उसे नहीं बोलना होता था तो वो नहीं भी बोलता था. मतलब किसी को कितना हलाल करना है, किस लेवल तक जाके हलाल करना है, ये भी जानता था, कितना कम रह लेना है ये भी जानता था, और कहाँ एकदम से नहीं बोलना है ये भी जानता था. ये मैकॉले की क्या थी? टेंडेंसी. मतलब ये उसका पर्सनालिटी थी, और ये हमारी प्रेसी बन के सामने आई. मैकॉलेज रियल इंस्ट्रूमेंट वॉज द ट्रम्पेट. His only good color was purple, but he had great instinct for knowing how to show the one. उसको पता था कि कैसे दूसरों को कितना दिखाना है, मतलब मुझे कितना जोर लगाना, कितना टाइट करना है, कितनी ज्यादा पेज टाइट करना है, ये उसको आता था. एंड हाउ मच टू पुट ऑन द अदर, और कितना कम देना है, कितना ज्यादा देना है, कितना कम देना है, ये दोनों बातें उसको पता थी. और अ सिंगल ब्लास्ट और फैनफेयर, एक ही बार में काम चलेगा या फैनफेयर करना पड़ेगा, या डेलिकेट पैटर्न और मैग्निफिसेंट स्वीप. डेलिकेट से काम चल जाएगा कि पूरी तरह से क्लीन स्वीप, मतलब एकदम चुप रहना है. तो ये उसकी खूबी थी. और यहाँ पे प्रेसी आपकी बनी कि माय कॉलेज स्टाइल वाज बोथ एलोक्वेंट एंड जेनरस बट जुडिशियसली रेस्ट्रेंड. जुडिशियसली मतलब होता है उचित, अप्रोप्रिएटली, विच वाज जो जरूरी होता है, जुडिशियस होता है वो. तो ये है आपका सेंटेंस की प्रेसी. इस तरह से आप इसको बनाएंगे. और अब इसके बाद आप अगला जो आपका होगा वो होगा पैराग्राफ का. मैं सोच रहा हूँ कि पैराग्राफ की प्रेसी हम ना बनाएं. मैं ये सोच रहा हूँ कि आप खुद बनाइए पैराग्राफ की प्रेसी, और बना करके आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए. अगर आपको लगता है कि कुछ प्रेसी में पैराग्राफ की बना के आपके सामने दिखाऊं, एक एक बात की प्रेसी जो पीछे हमने पूरा किया है उसका अभ्यास करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे कहिए, तो मैं आऊँगा, वरना आप इसको बनाइए. थैंक यू वेरी मच. मैं रवि शुक्ला, ब्रिटिश इंग्लिश स्टडी टॉक्स विद रवि.